हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि अल्फा रे जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था? वो रदरफोर्ड ने किया था। और जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? वो भी रदरफोर्ड ने की थी। कब? 1911। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कब की? 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। सबसे पहले ये पता करो कि न्यूक्लियस होता क्या। न्यूक्लियस आपने देखा होगा, देखो जो एटम होता है, ये एटम होता है। एटम के सेंटर में जो ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस की जो और इसके बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1911 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई कि रदरफोर्ड ने अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किया उसमें किस किस चीज़ का यूज हुआ, क्या अरेंजमेंट किया, ये सब देखेंगे हम। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ली गोल्ड फॉइल। क्या ली? एक गोल्ड की फॉइल ली जो 10⁻⁵ सेंटीमीटर थिक थी। यानी कि कितनी थिक थी वो? अगर उसकी थिकनेस पूछ ले गोल्ड फॉइल की तो वो थी 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद उसने लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखो हम इन्हीं को पढ़कर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या ली? गोल्ड फॉइल ली। ये हमारे पास क्या है? कोई भी गोल्ड फॉइल है। क्या है ये? गोल्ड फॉइल। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी थी? 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक लेड बॉक्स है ये हमारे पास। ये क्या था? लेड बॉक्स। इन्होंने एक लेड बॉक्स का यूज किया। उसमें क्या था? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। क्या था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया और इसको कहाँ पे रखा? लेड बॉक्स में। और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो थे स्कैटर्ड हुए। अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कहाँ से? लेड बॉक्स से क्या हुआ? पास हुए ऐसे। यानी कि इस लेड बॉक्स से इस तरह से गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक किया उन्होंने। हमारे जो ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये जो ये एक बीम है, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल हैं वो निकलते ही गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और क्या हुआ? कुछ जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो इस तरह से निकल गई। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, इस तरह से। और जो ये निकले यहाँ से, ये एक हमारे पास ये क्या बनी? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और हम जो ये स्क्रीन है ये किसकी बनी है? ये ZnS की, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जो ये स्क्रीन है ये किसकी बनी हुई है? ZnS की। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो किस, यानी कि किसकी बनी हुई थी? तो वो बनी हुई थी ZnS की जिंक सल्फाइड की। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल इस तरह से इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई। और यहाँ पर हम इसको देखेंगे कैसे? माइक्रोस्कोप से। यहाँ पर हमारा माइक्रोस्कोप लगा हुआ है जिससे हम इसको अल्फा पार्टिकल को देख सकते हैं। और ये ZnS की फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों ली? बिकॉज क्योंकि जो हमारा ZnS है इसमें क्या करते हैं हम, ये क्या है कि हम जैसे इस पर एटम टकराता है तो हम इसको इस तरह से चमकीला दिखाई देता है भाई। तो हमें वो दिखाई देता। मान लो जहाँ पर इस साइड अगर ये अल्फा पार्टिकल टकराया तो यहाँ से हमें क्या हुआ? इस तरह से ब्राइट दिखाई दिया, चमकता हुआ। तो हमें पता चला कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक किया। इसी प्रकार ऐसे तो किसका यूज़ किया? ZnS का, जिंक सल्फाइड का। उसके बाद क्या हुआ?
ये था हमारा मेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये लेड बॉक्स के अंदर है, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम है वो क्या करती है, पास होती है। ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल ली हमने, कितनी थिकनेस थी उसकी, ये कितनी थिक थी, ये थी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर की। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक होते थे, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट भी हो जाते थे, और बाकी इस तरह से फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर क्या होते थे, टकराते थे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप का भी यूज हुआ। क्यों क्यों हुआ माइक्रोस्कोप का यूज, क्योंकि यहाँ पर हम इससे देखते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो किस स्पेस पर यानी कि किस जगह पर स्ट्राइक किया उन्होंने, अल्फ़ा पार्टिकल ने। हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रदरफोर्ड ने एक ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने ऑब्जर्व किया कि most of alpha particle pass through the gold foil and deflected। मीन्स देखो, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई क्या है, एटम के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस में क्या थे, पॉजिटिव चार्ज, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से आए, ऐसे इस तरह से आई, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ सीधे गए, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए, और एक अल्फा पार्टिकल जो है वो इस तरह से ऐसे गया, यानी कि न्यूक्लियस से टकराया और वापस इसी पोजीशन से वापस निकल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप क्या किया, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, न्यूक्लियस से टकराया और वापस इसी लाइन से वापस चला गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो भाई, ये आपका स्कूल है, स्कूल लगा लो आप, ये स्कूल है। जैसे ही स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ निकलते हैं, कुछ ये गेट है स्कूल में, बच्चे निकल रहे हैं, ये हमारा क्या है, मेन गेट। कुछ बच्चा, एक बच्चा यहाँ से आया, इस तरह से चला गया, उस रास्ते से यहाँ से आया, इस तरह से चला गया। कुछ बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ से आया, इस साइड चला गया, एक यहाँ से आया, इस साइड चला गया। लेकिन एक हॉस्टल का ही बच्चा है, हॉस्टल का लगा लो भाई समझने के लिए, वो उस स्कूल में ही रहना है, तो वो इस साइड यहाँ आया और उसने गेट में खड़े होकर देखा और वापस इसी रास्ते से वापस चला गया। ठीक है, तो अब देखो कि क्या ऑब्जर्वेशन की। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड, यानी कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास हो गए गोल्ड फॉइल से। ठीक है, वो क्या हो गए, पास हो गए। देखो भाई, ये पास हो रहे हैं, और इसी तरह से इस डायग्राम में भी ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। ठीक है, कहाँ से, गोल्ड फॉइल से, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। उसके बाद सेकंड क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। जैसे कि देखो, ये पार्टिकल था अल्फा पार्टिकल, यहाँ से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, मीन्स इन्होंने कुछ एंगल बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एंगल बनाया, यानी कि कितने भी डिग्री का, 60 का, 90 का, उन्होंने कुछ एंगल बनाया। ठीक है, स्मॉल एंगल बनाई। उसके बाद थर्ड केस क्या था कि ऑलमोस्ट 1 अल्फा पार्टिकल अमंग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, दैट इज एंगल 180। यानी कि एक जो अल्फा पार्टिकल था, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की बीम है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, देखो ये वाला, ये जो बच्चा स्कूल में गया, हॉस्टल में रहने वाला, ये यहाँ पर आया और वापस इसी पर वापस चला गया, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका एंगल बनता है 180 का। ठीक है, तो इस बच्चे ने कौन सा एंगल बनाया, इन्होंने 180 डिग्री का एंगल बनाया। तो आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिना किसी समस्या के पास हो गए सीधे। लेकिन कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे, उन्होंने कुछ एंगल यानी कि स्मॉल एंगल बनाए। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस
स्ट्रेट लाइन से आया, न्यूक्लियस से टकराया और वापस उसी पाथ से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो उसने क्या बनाया, उन्होंने 180 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, ये थे 3 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने। कंक्लूजन क्या निकाला, मीन्स उसने क्या रिजल्ट निकाला, तो वो देखो फर्स्ट जो रिजल्ट था वो था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एटम इज एम्प्टी, यानी कि ज़्यादातर जो जगह होती है एटम की, एटम क्या होता है, देखो ये एटम था हमारा और ये न्यूक्लियस था। ठीक है, ये जो एटम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादातर जो एटम में जो जगह होती है वो क्या होती है, एम्प्टी होती है, मीन्स खाली होती है। सेकंड क्या निकाला कि एटम कंटेन ए वेरी डेंस कोर नेम्ड न्यूक्लियस, यानी कि एटम के अंदर एक ऐसी डेंस कोर होती है, देखो ये वाली, ये क्या है, एक डेंस कोर है जिसको नेम दे दिया न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कि फर्स्ट तो था कि जो एटम होता है उसके अंदर की जो स्पेस होती है वो इम्पटी होती है, और सेकंड बताया कि जो एटम के अंदर क्या होता है, एक वेरी डेंस कोर होती है जिसका नेम क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड क्या था कि न्यूक्लियस इज वेरी हैवी ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेरी हैवी होता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर पूछ ले कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है तो आपको बताना है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के सराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये था हमारी थर्ड। इसके बाद फोर्थ क्या थी कि न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व यानी कि मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। विद ए वेरी हाई स्पीड इज सर्कुलर पाथ, और बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनकी स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड होती है और एक सर्कुलर पाथ में होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो नहीं करता भाई, देखो जैसे कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता हो, ये क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ होता है इनका, इस तरह से। ठीक है, क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में। इसके बाद रदरफोर्ड की इस एक्सपेरिमेंट की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं रदरफोर्ड मॉडल की, जो वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कौन कौन सी 2 कमियां थी, तो नंबर फर्स्ट क्या थी कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए। एटम क्या होता है, ये हमारे पास है एटम और इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो रिवॉल्व करता है ये न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट क्या है, हमारा एटम। ठीक है, तो एटम जो है इसकी स्टेबिलिटी को वो रदरफोर्ड जी जो थे वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, वो फेल हो गए इसको एक्सप्लेन करने में। उनके कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी थ्योरी थी, उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो ये अपनी एनर्जी को लूज करता है। कोई भी चीज़ है, मान लो आप पूरे दिन घर से बाहर रहते हो, चलते हो फिरते हो, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होते हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे ही घर आते हैं तो आप भी आराम करते हैं। इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी एनर्जी को, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सबसे पहले ये हमारी एनर्जी है जो फुल्ली फिल्ड एनर्जी है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल क्या है, पूरी एनर्जी है। लेकिन जैसे ही रिवॉल्व करते करते ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पर, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से ही टकरा जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से आएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से टकराता है मीन्स। ठीक है, तो एनर्जी अपनी लूज करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो क्या होगा, न्यूक्लियस ही टकरा जाएगा। इस बात को हमारे रदरफोर्ड जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ ये बात बताई कि एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड केस क्या था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रा, ये इसकी जो ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रा जो थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है
सबसे पहले देखो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होता है। लाइन क्या होता है? लाइन और स्पेक्ट्रा मीन्स जैसे कि हायर से एनर्जी लोअर में आती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में आती है। जैसे कि ये हमारी क्या है? एक्साइटेड स्टेट है और ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, यहाँ से जब एनर्जी आती है ये सबसे हाई होती है, यहाँ पर एनर्जी हाई होती है और यहाँ आते आते ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और यहाँ इसकी एनर्जी कम होती गई। ये लाइन स्पेक्ट्रा इस तरह से इसका बनता गया और ये लास्ट में न्यूक्लियस से ही टकरा गया। ठीक है, तो ये वाली बात थी। जैसे कि मान लो जो एनर्जी हमारी आती है वो किस में होती है? एच म्यू में होती है। ठीक है, एच म्यू में होती है तो ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर एनर्जी देता है। इसकी क्या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी है वो क्या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। ठीक है, फिक्स होती है। मान लो अगर 1 है तो सभी को 1 मिलेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिलेगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमें एनर्जी इसको कंटिन्यूस भी तो दे सकते हैं। कंटिन्यूस इसको फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं मिलती? कंटिन्यूसली मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये जब अपनी एनर्जी को लूज करता है तो इसको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहे, फ्रीक्वेंसी मिलती रहे तो इसी यहीं पर स्टेबल रहेगा, मीन्स यहीं पर घूमता रहेगा। लेकिन इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम होती है ये यहाँ पर इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रा बनाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थे इसके 2 ड्रॉबैक्स। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। भाई रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, ये देखो इसमें गोल्ड फॉइल का यूज़, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लेड बॉक्स, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी थी, माइक्रोस्कोप, बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से आपको अगर 5 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको अच्छे से ये लिखना है। इसकी डिस्कवरी कब की? न्यूक्लियस की, गोल्ड। इसके बाद इसका अरेंजमेंट बताना है आपको, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ का यूज़ हुआ, फिर ये डायग्राम बनाना है, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, ड्रॉबैक्स। और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया बोहर ने। ठीक है, जो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।